हेलो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं मॉडल्स लिखा हुआ है दोस्तों। तो मॉडल्स प्रत्येक साल आपके एग्ज़ाम में 2025 के बिहार बोर्ड में मॉडल्स पूछा जाएगा और यह 3 मार्क्स का प्रत्येक साल पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को 3 मार्क्स का मॉडल्स पूछा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रहे इस बात का कि मॉडल्स होता क्या है दोस्तों। मॉडल्स बहुत बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है लोकल टीचर के द्वारा। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आप 3 मार्क्स जरूर गेन करके लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो आप 3 नंबर आसानी से अपने पॉकेट में ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मॉडल्स, जिसका मतलब होता है रूपात्मक क्रिया। आप हिंदी पे भी ध्यान देंगे, आपको एग्जाम हॉल में हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी टॉपिक को अगर देखते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो क्वेश्चन को आप हिंदी समझ पा रहे हैं, दिए गए क्वेश्चन का क्या मतलब हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी जानना। और यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों कि मॉडल्स जो है 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये प्रत्येक साल आपके एग्जाम हॉल में 3 मार्क्स का आता ही है। तो 3 मार्क्स का मॉडल्स बनाने के लिए या लाने के लिए आप इतना मेहनत नहीं करेंगे। जो हम आपको देने जा रहे हैं ये आप लोकल टीचर से तो छोड़ दीजिए, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखे होंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। पूरा शुरू से लेके अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे फायर ट्रिक। फायर ट्रिक का मतलब होता है ऐसा ट्रिक जो आप के एग्जाम हॉल में आग लगा दे। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी। ये आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रिक में नंबर 1। दोस्तों ट्रिक पे जाएं इससे पहले आप थोड़ा इधर आएंगे। यहां लिखा हुआ है सेल, शुड, विल, वुड। सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। दोस्तों मॉडल्स की संख्या ओरिजिनल तरीके से इसकी संख्या 10 ही होते हैं। बहुत टीचर इसके साथ में नीड या फिर डेयर ये भी बताते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए प्रॉपर तरीके से मॉडल्स की संख्या 10 ही होते हैं। सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड और डेयर आप बोल सकते हैं फॉर योर नॉलेज। तो दोस्तों अगर कोई पूछे आपको मॉडल्स क्या है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरे नंबर का भेद है। या ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सभी कहें तो तीनों को मिलाकर के इसकी संख्या मात्र 24 होते हैं। उस 24 में से कोई संख्या प्राइमरी है और कोई संख्या मॉडल्स है और कोई संख्या मार्जिनल है। तो दोस्तों मॉडल से क्वेश्चन प्रायः करके आता ही है। तो जिसमें कि लिखा हुआ है ट्रिक नंबर 1 में कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर। अगर दिए गए सेंटेंस से आप कैपेसिटी पकड़ पा रहे हैं या उस सेंटेंस से एबिलिटी का भाव व्यक्त हो रहा है या पावर का भाव व्यक्त हो रहा है तो आप ऑप्शन में कैन को चूज करेंगे या ध्यान देंगे। उसमें अगर कैन होगा तो कैन ही लगाएंगे आप। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी का मतलब योग्य होता है और पावर का मतलब शक्ति, ताकत होता है। जिस सेंटेंस से, जिस एक्शन से हम इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग देख लेंगे तो वहां आप कैन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए एक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में आप रेन पर फोकस करते हैं या रेन दिया हुआ हो या ब्रीज दिया हो या ड्रीजल दिया हुआ हो या हेल स्टॉर्म दिया हो, थंडर दिया हो, रेन कैट्स एंड डॉग्स दिया हो, हेवनली रेन दिया हो, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं याद रखेंगे वो मे लेते हैं दोस्तों, वो मे लेते हैं। आपको ढूंढना है ऑप्शन में मे। आपको याद रखना है केवल वर्ड और पॉइंट, आपका यहीं से काम बन जाएगा। यदि सेंटेंस में रेन है, ब्रीज है, ड्रीजल है, हेल स्टॉर्म है, थंडर है, रेन कैट्स एंड डॉग्स है, हेवनली रेन है, ये तमाम वर्ड आपको दिखे तो प्लीज आप ट्राई टू यूज मे। दैट मीन्स आप मे का प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब समझते हैं रेन होता क्या है। आप भी जान रहे होंगे रेन का मतलब वर्षा होना होता है और ब्रीज हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा हो।
तो ब्रिज जो होता है दो तरह के होते हैं। एक ब्रिज पुल को कहते हैं, पुल को, BRIDGE। अगर ऐसा ब्रिज होगा तो प्लीज आप वहां पे में नहीं लगाएंगे। इस ब्रिज का मतलब पुल होता है दोस्तों। यहां ब्रिज तो है लेकिन ब्रिज का स्पेलिंग कुछ अलग है, BREEZE। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है मंद मंद हवा बहना, मंद मंद हवा बहना। इसके बाद है ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है रिमझिम वर्षा बरसना, रिमझिम बारिश होना। इसके बाद है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म कुछ ऐसा ही होता है। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है बर्फ का बारिश होना। अगर वर्षा हो रही है तो उसमें बर्फ गिर रहा हो, उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। इसके बाद है आपका थंडर। थंडर का मतलब होता है बादल का गरजना, बिजली चमकना। रेन कैट्स एंड डॉग्स, बहुत के दिमाग में यह आता है कि रेन मीन्स वर्षा होता है, कैट मना बिल्ली और डॉग मना कुत्ता। तो वर्षा में कुत्ता और बिल्ली तो बरसेंगे नहीं। तो यह एक मुहावरा है, यह एक फ्रेज है। इसको हिंदी में कहा जाता है मूसलाधार वर्षा बरसना, मूसलाधार वर्षा बरसना। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना। इसके बाद है इसी का दूसरा शब्द है हेवनली रेन। अगर रेन कैट्स एंड डॉग्स नहीं भी हो, हेवनली रेन हो तो भी आप यूज करेंगे मे का प्रयोग दोस्तों। हेवनली रेन का मतलब होता है जोर जोर से वर्षा बरसना। इसका मतलब होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार वर्षा बरसना। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखेंगे सोचेंगे तो दोनों एक ही है। नंबर 3 को चलते हैं। नंबर 3 में है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। दोस्तों जिस अंग्रेजी वाक्य के अंत में या इंग्लिश सेंटेंस के अंत में आप एक लकीर और नीचे बिंदु देखेंगे तो समझिए वह एक नोट ऑफ एक्सक्लामेशन चिन्ह है, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसमें मे का प्रयोग कर लीजिएगा, मे का प्रयोग हम लोग करते हैं उसमें। उसके बाद नंबर 4 है परमिशन और पॉसिबिलिटी। जब कभी भी किसी एक्शन से परमिशन लेने की बात हो या देने की बात हो, आज्ञा अगर ले रहे हैं तब पर ही मे करते हैं, आज्ञा अगर हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ भी अगर भाव व्यक्त होगा तो आप मे का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटी जो होता है इसका मतलब होता है संभावना। तो पॉसिबिलिटी का कुछ 2 नंबर में ही वर्ड्स दे दिया गया है और इससे क्या होगा कि आप जल्दी सीख पाएंगे। हालांकि पॉसिबिलिटी का मतलब ही होता है वर्षा होना, ब्रीज या फिर ड्रिजल या हेल स्टॉर्म। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी अगर किसी एक्शन से किसी संभावना का व्यक्त होता है तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चलिए नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में है दोस्तों रिक्वायरमेंट और नेसेसरी। जिस वाक्य से आप रिक्वायरमेंट या फिर नेसेसरी का भाव व्यक्त होते हुए देखेंगे तो वहां लगता है मस्ट का प्रयोग। अगर किसी भी आवश्यकता का प्रयोग हो, ज्यादा अर्जेंट का जरूरी हो, तो वहां पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। रिक्वायरमेंट या नेसेसरी का मतलब होता है ज्यादा जरूरी। जैसे मान लीजिए आपके घर के कोई अपने ब्लड रिलेशनशिप में आपके अपने हों या दोस्त हों, ज्यादा अजीज है, आपके दिल के करीब हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है और किसी के द्वारा आपके पास कॉल पहुंचा और वह आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपके कोई भी संबंध में कोई भी हो, हॉस्पिटल में है, तो आपको जाना चाहिए। यू डैश गो टू द हॉस्पिटल। तो वहां शुड होगा, मस्ट होगा और भी कई आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आप प्लीज वहां मस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपका जाना जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो वहां आप उस काम को छोड़कर वहां जाएंगे, अपने दोस्तों को, अपने मां को, अपने पिता को, अपने भाई को देखने, किस हाल में है उनको आप देखने जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अर्जेंट हो गया। तो अर्जेंट के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, नेसेसरी के लिए, इंपॉर्टेंट काम के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं मोडाल्स के रूप में दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह आप देखते रहिए। उसके बाद है नंबर 6 में। नंबर 6 में है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है दोस्तों किसी काम को मना करना। अगर आपसे कोई व्यक्ति मना करने के लिए कर रहा है, यह काम मत करो, वहां मत जाओ, धूप में मत खेलो, गरीबों की सहायता, अगर वहां पे मान लो ऐसा भी होता है गरीबों की सहायता करें तो उसका अलग हो जाएगा। लेकिन अगर बात होगी प्रोहिबिटेड की, मना करने की, तो वहां आप यूज करेंगे मस्ट का प्रयोग। जैसे आप नदी में मत तैरो, या फिर आपको नंगी तार को नहीं छूना चाहिए, धूप में नहीं खेलना चाहिए, दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए। ये क्या है? मना करने वाली बात है। तो मना करने वाली बात में क्या होता है? मस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आशा है कि आप 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 में है आपका गिव अप। अगर सेंटेंस में आप देख पाते हैं गिव अप, आप गिव अप का मतलब नहीं समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी आप यूज करेंगे मस्ट, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप गिव अप देखेंगे तो सीधा हम मस्ट लगा देंगे। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, कि हमें किसी भी काम को जो है ना दिलो दिमाग से करना चाहिए, जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। तो गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या फिर हिम्मत खो देना। तो आप जल्दी हिम्मत नहीं खोएंगे, ये बात जो होता है रिक्वायरमेंट के लिए हो जाता है, और अपने कहीं ना कहीं इज्जत के ऊपर भी आ जाता है कि हम जल्दी हार मान जाएंगे तो लोग हमें, दुनिया हमें प्रताड़ित करेंगे, हमें किस नजरों से देखेंगे, इसलिए हमें उस वक्त जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मस्ट यूज करते हैं उस कंडीशंस में। इसके बाद है आपका नंबर 8, अगर किसी को सम्मान देने की बात हो, आदर देने की बात हो, इज्जत देने की बात हो, यानी रिस्पेक्ट की बात हो, या ओबे, ओबे का मतलब होता है कि आज्ञा का पालन करना। हमसे बड़े कोई व्यक्ति हैं, हमसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, वो हमें कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं ओबे। ओबे का भाव व्यक्त होने पर, रिस्पेक्ट का भाव व्यक्त होने पर हम मस्ट वर्ड यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में। दोस्तों ये तमाम चीज जो है आप देख पा रहे हैं इधर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड और डेयर, ये सभी के सभी जो संख्या हैं मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही भेद है, इस कारण से मॉडल के साथ ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, वरना आप इन शॉर्ट मॉडल्स भी कह सकते हैं, नो डाउट। नंबर कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? नंबर 8 तक पहुंच गए थे। दोस्तों नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9 में है लेट्स। अगर सेंटेंस में आपको ऐसा दिख जाता हो लेट्स, तो आप शुड यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं चलो, चलें, लेट्स गो, तो वहां शुड यूज होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा लिस्ट, ऐसा करके LEAST, लिस्ट। तो दोस्तों आपको फोकस करना है इस पर। तो चलिए नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में आपको सो दैट दिखे, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब होता है ताकि। ताकि मीनिंग पे आप बहुत कम जाइए। अगर आपको सो दैट दिखता हो, इन ऑर्डर दैट दिखता हो, तो सीधा आप मे यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। जी हाँ, अगर आप नंबर 11 की बात करते हैं, नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 11 में है आपका, अगर सेंटेंस में वर ही देख पाते हो आप और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भरें, तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर का प्रयोग रहने पर सेंटेंस में हम वुड यूज करते हैं। माना वुड का मतलब होता है गागे गी। वुड मीन्स जो होता है गागे गी, और विल मतलब भी गागे गी ही होता है, लेकिन वर के रहने पर वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका नंबर 12 में, अगर सेंटेंस में हैड प्लस V3 हो, अगर सेंटेंस में हैड प्लस V3 हो, तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग वर रहने पर भी होता है और हैड प्लस V3 के रहने पर भी होता है। अगर कहीं बात हो रिक्वेस्ट की, तो किसी से काम कराना अगर होता है, तो प्यार से विनम्रता को दिखाने के लिए हम वहाँ वुड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहीं क्लास अगर ले रहे हैं, क्लास के टीचर हैं, तो बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, शांत नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें हमें प्यार से बोलना होगा वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, वुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट। तो ये यहाँ पे हम बच्चों को डांट नहीं रहे हैं, उनसे आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं, आप प्लीज शांत रहिए। तो किसी को अगर हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता को दिखाने के लिए, हम वहां वुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। नंबर 14 की ओर चलते हैं। नंबर 14 में प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर भविष्यवाणी करना। आप अगर किसी के बारे में कुछ सोचते हैं कि ये ऐसा होगा, आप कंफर्म नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उस कंडीशंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं, माफ कीजिएगा मे का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए वुड, हैड प्लस V3 के लिए वुड, वर्ड के लिए वुड, और प्रिडिक्शन अनुमान के लिए, गैसिंग करने के लिए, किसी के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे है आपका माइंड प्लस V4। अगर सेंटेंस में आपको माइंड प्लस V4 दिखता हो, तो आप वुड का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहां से एक और पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे। वुड प्लस माइंड में, वुड प्लस माइंड अगर सेंटेंस में आता है, तो सपोज मान लो यहां पे वुड लिखा हो और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो वुड यू माइंड, और यहाँ पे
खाली वर्ब के बारे में बोला जाए कि कौन सा वर्ब भरा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा वुड यू माइंड रहने पर सेंटेंस में वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं जिसको हम V4 कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर जानना चाहते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ing जो लगाते हैं उसी को V4 कहा जाता है। तो इससे आप एक नंबर पा सकते हैं टेंस फॉर्म को लेकर के। टाइम एंड टेंस में क्वेश्चन आता है कि अगर वुड यू माइंड रहे तो कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो V4 लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें ये पॉइंट आ गया, इस कारण से हमने सोचा कि इस बात को यहीं पे क्लियर किया जाए ताकि बच्चे को ज्यादा परेशानी नहीं हो, आप यहां से सीख सकते हैं। तो 15 नंबर में था माइंड प्लस V4। तो माइंड प्लस V4 अगर होता है तो हम लोगों को वुड का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं या मेरे सामने बैठे होंगे हमारे वीडियो को लेकर के, तो प्लीज आप इस चीज को लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्लीज। चलिए दोस्तों, अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। अब आप अभी जो इस वीडियो में कुछ देर पहले पढ़े होंगे कि वुड का प्रयोग कैसे करना है, कैन का प्रयोग कैसे करना है, या फिर तमाम ट्रिक्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में जो पढ़ा उससे जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस हमने रखा है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। देखिए आपके सामने में कुछ सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। आप दिए गए सेंटेंस का हिंदी समझ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप पॉइंट फोकस कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि माइंड प्लस V4, माइंड प्लस V4, यहां माइंड है, स्टैंडिंग V4 हो गया। जिस वर्ब के अंत में ing लगता है उसी को V4 कहा जाता है। दोस्तों माइंड के रहने पे आगे वर्ब का चौथा रूप आता है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अब ये देखना है कि हमें वुड लगाना है, कुड लगाना है, शुड लगाना है या फिर कैन लगाना है। जरा आप ध्यान देंगे, यहां पे माइंड है और V4 है। अगर सेंटेंस में माइंड प्लस V4 होता है तो हम लोग यूज करते हैं वुड। वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। इसका मतलब होता है कृपया मेरे लिए, कृपया थोड़ा समय के लिए, कृपया थोड़ा समय के लिए क्या खड़े होंगे। वुड यू प्लीज हो, वुड यू माइंड हो, तो उसके बाद हमेशा V4 लगता है। अगर यहां पे मान लीजिए माइंड के जगह पे प्लीज भी होता फिर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहां पे आपका पहला नंबर का ऑप्शन जो होगा वुड होगा। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है आपका कि वी डैश रीड शेक्सपियर। शेक्सपियर एक महान शख्सियत है, ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है फादर ऑफ ड्रामा। इसको ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर एग्जाम हॉल में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आए कि विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, ड्रामेटिस्ट कहते हैं, एसेइस्ट कहते हैं, या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं, तो आप प्लीज फोकस करेंगे दिए गए ऑप्शन में, किस पर, ड्रामेटिस्ट पर। तो ये दोस्तों एक ड्रामा के लेखककार थे, इस कारण से इसे नाटककार कहते हैं, ड्रामेटिस्ट कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ रिक्वायरमेंट की झलक दे रही है, अर्थात यहाँ रिक्वायरमेंट शो हो रहा है, इसलिए रिक्वायरमेंट अगर दिखाया जा रहा हो या नेसेसरी दिखाया जा रहा हो तो मस्ट वर्ड यूज होता है, मस्ट। तो वी मस्ट रीड शेक्सपियर। हम लोगों को अवश्य शेक्सपियर पढ़ना चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य, जरूर और निश्चित होता है। चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 में है आपका डैश ही लिव लॉन्ग। अभी आपने देखा होगा कि जिस अंग्रेजी वाक्य के अंत में इस तरह का चिन्ह आपको दिख जाए, मतलब नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन के रहने पर हम यूज करते हैं मे का प्रयोग। क्या इस ऑप्शन में मे कहीं दिख रहा है? बिल्कुल शुरू में ही मिल गया। तो मे आपको यूज करना है। इसको आप जब भी यूज करेंगे इस चिन्ह को देखते हुए तो मे यूज होगा। मे ही लिव लॉन्ग, इसका मतलब होता है कि भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु हो, बहुत दिनों तक वो जिंदा रहे, इसका मतलब यह होता है। अब अगला सेंटेंस है आपके सामने में, इट डैश रेन टू नाइट। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद यह समझ में आ रहा है कि ये संभावना वाला सेंटेंस है। आज रात वर्षा हो सकती है। टू नाइट का मतलब आज रात होता है दोस्तों। आज टुडे, रात नाइट, टुडे नाइट आज रात का नहीं होता है। तो आप यूज करेंगे आज रात का अंग्रेजी के लिए तो टू नाइट यूज करेंगे। तो इससे यह भी पॉइंट झलक रहा है, प्रिडिक्शन हो रहा है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है, याद रखेंगे, पूर्वानुमान करना। किसी के बारे में कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है या वर्षा हो सकता है,
ठनका ठनक सकता है। तो ये हम लोग पूर्वानुमान कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, नॉट फिक्स है ये। तो अगर कोई चीज, कोई एक्शन नॉट फिक्स होता है तो नॉट फिक्स के रहने पर हम लोग यूज करते हैं मे। तो मे इसमें कहां है, नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इट मे रेन टुनाइट, आज वर्षा हो सकती है। नंबर चलिए 5 की ओर। नंबर 5 में है वी डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस वाक्य से यह साबित हो रहा है कि हम लोगों को सुबह जल्दी जगना चाहिए। हम लोगों को सुबह जल्दी जगना चाहिए। क्या जल्दी जगना जरूरी है कि नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं। यहां पे रिक्वायरमेंट झलक रहा है। तो रिक्वायरमेंट का अगर एक्सप्रेस हो, बोध हो, तो प्लीज आप क्या यूज करेंगे, शैल, विल, मस्ट और कैन। तो आप अपने दिमाग में यूज कर लीजिए इस बात का कि मस्ट यूज होगा। क्या होगा, मस्ट। तो वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह में जल्दी जगना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस है आपका नंबर 6, इफ आई वर। इसको बहुत से लोग वेयर पढ़ता है दोस्तों। वेयर आप ध्यान रखेंगे, हम तब पढ़ेंगे जब सेंटेंस में या कहीं पर ऐसा लिखा हो, WHERE, इसको बोलते हैं वेयर, ये वाला, जिसका मतलब कहां होता है, कहां। जब ऐसा लिखा हो तो आप गलती से भी इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। वर इसका मतलब होता है थे। और अकॉर्डिंग टू रूल कभी कभी इसका मतलब था भी हो जाता है और थी भी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वर मतलब ओरिजिनल हिंदी इसका थे होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर का मतलब था भी होता है और थी भी होता है। जब हम बात करेंगे मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, तो यहां थे तो लगा हुआ है, तो यहां पे माय फादर वर और टीचर नहीं यूज करेंगे, माय फादर वाज और टीचर हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में याद रखेंगे वाज होता है और प्लूरल फॉर्म में वर होता है। तो यहां पे मेरे पिताजी तो एक शिक्षक थे, वो एक ही व्यक्ति हैं, बेशक उसके अंत में थे लगा हुआ है, फिर भी थे का अंग्रेजी यहां पे वर नहीं होता है, वाज ही होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे। इफ आई वर अ बर्ड कोमा आई डैश फ्लाई इन द स्काई। इसका मतलब हुआ यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ये क्या हो गया, ये आप जानते होंगे। कंडीशनल सेंटेंस आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको इस सेंटेंस के बारे में समझ में आ रहा होगा। कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब यह होता है कि हम केवल अभिलाषा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति कभी कर नहीं सकते हैं। ऐसी इच्छा केवल हम लोग आशा करते हैं या फिर उस चीज के बारे में अभिलाषा करते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस तरह की इच्छा और अभिलाषा को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वाज नहीं होता है। आप इस बात को मत सोचिएगा कि आई वर लिख दिया है तो सर गलत कर दिए हैं, जी नहीं, आई वाज नहीं होता है। आई वाज होता है, लेकिन जब सेंटेंस हमारा कंडीशनल नहीं होगा, जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, ये यहां पे सही है, आई वॉज यहां पे सही है। मैं एक लड़का था, आई वॉज अ बॉय। मैं एक शिक्षक था तो आई वॉज अ टीचर, यहां पे हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसमें याद रखेंगे कंडीशन नहीं दिख रहा है, सेंटेंस का कंडीशन यहां पे पता ही नहीं चल रहा है। मैं लड़का था तो था, मैं शिक्षक था तो था, यहां पे हमें पता है इस बात का कि ये हम थे, इस कारण से यहां पे वाज लग जाता है आई के साथ। वरना याद रखिएगा, अगर हाइपोथेटिकल की बात होती है, अभिलाषा की बात होती है, इच्छा की बात होती है और वह इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है, उस कंडीशन में आई वाज नहीं होता है, आई वर होता है। इसलिए वर के रहने पर हम लोग यूज करते हैं वुड का प्रयोग। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता या काश मैं पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहां पे वुड का प्रयोग होगा, रियल ऑप्शन जो होगा इसका वुड होगा। तो दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है आप लोगों के माइंड पर, आप लोगों के मेहनत पर। आप बहुत ही लगनशील होकर के ईमानदारी से पढ़ाई में जुड़े होंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और यहाँ तक कि आप पढ़ाई पे जो है तो है ना मेहनत करने की बात, वो मेहनत करते रहिए। हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे और जो भी वीडियो आप तक पहुँचेगी सारा का सारा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हर एक नंबर आपके एग्जाम में सिलेक्टेड होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।